डालडा वो नाम जो कभी भारत के अधिकांश घरों में सुनने को मिल जाता था। वीकेंड का कुछ स्पेशल खाना पीना हो या फिर त्योहारों का डिश बनाना हो, डालडा का इस्तेमाल तो होता ही होता था। लगभग 25 से 30 सालों तक डालडा ने बाजार पर बिना कंपटीशन के राज किया। इसके बाद रसोई में डालडा के टीन के डब्बों की जगह प्लास्टिक के डब्बों और पैकेट्स ने ले ली। फिर ऐसा वक्त आया कि रिफाइंड ऑयल ने धीरे धीरे वनस्पति घी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। डालडा का सफर तो दिलचस्प है ही, साथ ही इसके नाम के पीछे की कहानी भी बहुत ही मजेदार है। कहाँ से आया ये नाम डालडा, क्या है इसका मतलब और कैसे शुरू हुआ लगभग 85 साल पुराना डालडा का सफर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्च टीवी स्पोर्ट। दरअसल डालडा की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से ही हुई थी। सन 1930 का वो दौर था जब हमारे देश के लोगों के पास कुकिंग ऑयल के नाम पर देसी घी एकमात्र विकल्प था। पर महंगाई इतनी थी कि देसी घी को केवल बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इसे हम जैसे गरीब और किसानों के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। खैर, अभी तो कुकिंग ऑयल के कई सारे विकल्प हैं जिसे लोग अपने अपने रेंज के हिसाब से खरीद सकते हैं। बट 1930 के दौर में लोगों के पास ये विकल्प नहीं था। इसी गैप को पूरा करने के लिए 1930 के दशक की शुरुआत में कासिम दादा नाम के एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने देसी घी के सस्ते विकल्प के रूप में वनस्पति घी का इंपोर्ट करना शुरू किया। कासिम दादा अपने इंपोर्टेड उत्पाद को दादा वनस्पति के नाम से बेचते थे। 1930 के दशक के मध्य तक आते आते कासिम दादा के दादा वनस्पति ने अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर कर लिया था और उनके प्रोडक्ट का अच्छा खासा डिमांड होने लगा था। इसी दौरान एक फॉरेन कंपनी लीवर ब्रदर्स की नजर भारत पे पड़ी और उन्होंने पाया कि यहाँ तो वनस्पति घी के रूप में एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मार्केट खाली पड़ा है। इस अपॉर्चुनिटी को भांपते ही लीवर ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना भारत में एक कंपनी शुरू किया जाए। फिर अपने हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी के लिए लीवर ब्रदर्स ने कासिम दादा की मदद मांगी और अपने प्रोडक्ट के लिए राइट्स खरीद लिए ताकि भारत में इनका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच सके। कासिम दादा ने कहा, टेंशन मत लो, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, अपना ही इलाका है, पर मेरी एक शर्त है, आप लोगों को अपना प्रोडक्ट मेरे नाम पर बेचना पड़ेगा। इससे लीवर ब्रदर्स सोच में पड़ गए कि भाई प्रोडक्ट हमारा है, कंपनी हमारी है और कहीं हमारा नाम ही नहीं आएगा, ऐसे तो हमारी कंपनी दुनिया के नजरों में आएगी ही नहीं और इससे तो हमें कोई जानेगा ही नहीं। फिर लीवर ब्रदर्स ने थोड़ा दिमाग लगाया और कासिम दादा को हाँ बोल दिया। पर इन्होंने कहा कि हमारी भी एक शर्त है, हम अपना प्रोडक्ट आपके नाम पे तो रखेंगे पर उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। हम अपना प्रोडक्ट का नाम दादा ना रख के डालडा रखेंगे। इस फैसले से कासिम दादा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इन्होंने भी हामी भर दी और कुछ इस तरह से हमारे फेमस तेल का नाम डालडा पड़ा। नहीं तो शायद आज हम इस ब्रांड को दादा के नाम से जानते। खैर, लीवर ब्रदर्स ने डालडा को मार्केट में लॉन्च तो कर दिया पर इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। तो मार्केट में जगह बनाने के लिए 1939 में भारत में पहली बार मल्टीमीडिया विज्ञापन का सहारा लिया गया, जिसे विज्ञापन एजेंसी लिटनेस के द्वारा रेगुलेट किया गया। इसके तहत कई सारे कैंपेन्स चलाए गए, सिनेमाघरों में एड्स चलाए गए, सड़कों पर घूमने के लिए टीन के आकार की एक वैन चलाया गया जो जगह जगह घूम घूम कर डालडा का प्रचार कर रहा था। इतना ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रिंटेड विज्ञापन बंटवाए गए और तो और विज्ञापन के रूप में सैंपल्स और डिटेल्स के लिए जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ पे जाके आप डालडा के बारे में कुछ भी पूछताछ कर सकते थे। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने विज्ञापन में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इसके बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिला तो अपने टीन के डब्बों पर हरे रंग के ताड़ के पेड़ वाला लोगो भी चिपका दिया, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही कामगार साबित हुआ। फिर लीवर ब्रदर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से पूरे भारत में इन टीन के डब्बों को पहुंचाया। अलग अलग कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए अलग अलग आकार के पैक्स बनाए गए, जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक बड़ा स्क्वायर आकार का टीन और घर में खपत के लिए छोटे गोल टीन। लीवर ब्रदर्स ने डालडा को घी के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में बढ़ावा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा और इस तरह से डालडा ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1939 से लगभग 1980 तक डालडा ने स्थानीय मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में बिना किसी कंपटीशन के पूरे कुकिंग ऑयल मार्केट में राज किया। हिंदुस्तान वनस्पति का डालडा इतना फेमस हुआ कि सारे हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल को डालडा के नाम से ही जाना जाने लगा। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप ज्यादा कमाओगे तो लोगों की नजर लग जाएगी, तो डालडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1950 के दशक में डालडा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। विरोधियों का कहना था कि डालडा देसी घी का मिलावटी रूप है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस विवाद को देखते हुए तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जांच के लिए एक टीम की गठन किया, जो कि नाकाम साबित हुआ और डालडा फिर से पहले जैसे चलने लगा। पर 1990 के दशक में इसे एक और विवाद का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि डालडा में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। इससे कंज्यूमर्स में काफी बड़ा विवाद छिड़ गया।
इसी बीच मार्केट में रिफाइंड ऑयल के कई सारी कंपनी जैसे सरसों तेल, कुसुम तेल एक्सेट्रा डालडा को कंपटीशन देने लगे, जिसके कारण मार्केट से डालडा का पकड़ धीरे धीरे कम होने लगा और इस तरह से डालडा ने मार्केट से पूरी तरह से पकड़ खो दिया। फिर साल 2003 में बंज लिमिटेड ने 100 करोड़ से भी कम रुपए में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से डालडा ब्रांड को खरीद लिया। 2007 में बंज ने डालडा के तहत रेंज को लॉन्च करके डालडा ब्रांड को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश की। बंज ने इसे हस्बैंड्स चॉइस के टैगलाइन के साथ पेश किया था, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2013 में बंज ने डब्बा खाली पेट फूल के टैगलाइन के साथ रेंज को फिर से लॉन्च कर दिया, पर इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि किसी खटारे गाड़ी को धो के चमका देने से गाड़ी नया नहीं हो जाता, तो डालडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो कुछ इस तरह से डालडा का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।